Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 7th July 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comments section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about gravity anomaly. And this topic is important from our syllabus GS paper 1 geography point of view. तो ग्रेविटी अनोमली को समझने से पहले एक फिनोमिना के बारे में समझते हैं रिलेटेड टू इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के अंदर एक कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। क्या है ये स्ट्रक्चर? इसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटी होल, जहाँ पे इंडियन ओशन के अंदर जो एक पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे जो ओशन की जो हाइट है दैट इज़ अबाउट 300 फीट लोअर दैन द सराउंडिंग एरियाज़। अब ये देखिए, ये बस एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं दिखता है कि जाए और सीधा सीधा होल जैसा है, बट इन जनरल जो सी लेवल है, एवरेज सी लेवल, उससे उस एरिया में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ का जो लेवल है वो लगभग 300 फीट कम है। तो उसको, इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं ग्रेविटी होल। सो बेसिकली ग्रेविटी होल इज़ अ लोकेशन इन इंडियन ओशन वेयर एवरेज हाइट of the sea level is about 300 feet lower than average sea level in other places, in the larger places of Indian Ocean. और ये जो फिनोमिना है इसको ग्रेविटी होल नाम दिया गया है। इट हैज़ पजल्ड साइंटिस्ट्स फॉर ईयर्स कि आखिर ऐसा है क्यों। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम साइंटिस्ट्स हैव डेवलप्ड एन आइडिया कि दिस ग्रेविटी होल हैज़ बिन क्रिएटेड बिकॉज ऑफ ग्रेविटी एनोमली। तो ग्रेविटी एनोमली क्या होता है वो ज़रा समझिए। तो देखिए, हम लोग मानते हैं, एक हमारा परसेप्शन ऐसा है कि अर्थ इज़ लाइक अ परफेक्ट स्फीयर, ऐसा स्फीयर या बॉल जैसा है, लेकिन ऐसा रियलिटी में तो है नहीं। अर्थ इज़ लाइक यू मे से अ पोटैटो, इरेगुलर शेप, कहीं पे स्वोलन है तो कहीं पे वो स्क्वीज्ड है, तो इट्स लाइक अ पोटैटो, इरेगुलर शेप। और इस कारण से अर्थ की अलग अलग जगहों पे ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग है। जहाँ पे मान लीजिए कि उसकी विड्थ ज़्यादा अर्थ की, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ से लग रही है? उसके सेंटर से। तो जहाँ पे क्रस्ट थिकर है, यानी कि वहाँ पे सेंटर से डिस्टेंस ज़्यादा है और लार्जर द डिस्टेंस लोअर इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स है बिकॉज ऑफ इरेगुलर शेप ऑफ द अर्थ। इफ़ इट वॉज हाइपोथेटिकली, इफ़ इट वॉज अ परफेक्ट जियोइड, तो हर जगह ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होता, बट इट इज़ नॉट। तो कहीं ज़्यादा कहीं कम। जहाँ पे वो थिनर क्रस्ट है वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा, जहाँ पे थिकर क्रस्ट है वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। अब इसी कारण से जो अलग अलग जगहों पे ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग देखा जाता है, इसी फिनोमिना को कहा गया है ग्रेविटी एनोमली। तो ग्रेविटी एनोमली इज़ the difference in gravitational force at a different point on the surface of the earth, and gravity anomaly is due to uneven distribution of mass of the material in the crust of the earth and within the earth. अब इस पर्टिकुलर केस में हुआ क्या है? इंडियन ओशन के अंदर ये होल, ग्रेविटी होल बना क्यों है? तो एक पर्टिकुलर जगहों पे आप देखोगे अफ्रीकन प्लेट जो है वो टेक्टोनिक मार्जिन्स क्रिएट कर रहे हैं, ओशन एंड कॉन्टिनेंट का टेक्टोनिक मार्जिन क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पे वो प्लेट्स कन्वर्ज हो रहे हैं। ओ सी कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री है। आई होप आपने बेसिक ज्योग्राफी में पढ़ रखा होगा अलग अलग प्लेट बाउंड्रीज। ओ यानी कि ओशन कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, सी कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस, या फिर ओ सी का कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस। इसके अलावा एक ट्रांसफॉर्म फॉल्ट भी होता है जहाँ पे प्लेट्स पैरेलल मूव करते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में हो क्या रहा है कि इंडियन ओशन के अंदर एक जगह ओ सी कन्वर्जेंस प्लेट बना है, जहाँ पे ओशनिक क्रस्ट जो हैं वो सबडक्ट हो रहे हैं। जब क्रस्ट सबडक्ट हो रहा है तो रॉक मेल्ट हो रहा है एट ए फास्टर पेस, और जब रॉक मेल्ट होकर के नीचे सबसाइड कर रहे हैं इन अ मोल्टेन मैग्मा फॉर्मेट, मोल्टेन मैग्मा फॉर्मेट में जब रॉक मेल्ट होकर के सबसाइड कर रहे हैं, सो दैट इज लीडिंग टू अ थिकनिंग of the earth crust in this region. Molten magma
जो हैं वो मोल्ट हो करके मैंटल के साथ मिलते जा रहे हैं, दैट इज़ लीडिंग टू थिनिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट। और थिन अर्थ क्रस्ट होने के कारण ग्रेविटी जो है इस जगहों पे ज़्यादा हो जा रही है, एंड दैट इज़ अट्रैक्टिंग और क्रिएटिंग मोर ग्रेविटेशनल फोर्स, and that is leading to this gravity hole in the Indian Ocean. I hope I am able to make a little bit idea about this particular thing. Gravity anomaly in recent time has become important. प्रीलिम्स में यूपीएससी ने भी इस पे सवाल पूछा है, एपीएससी ने भी पूछा है। ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर करने के पीछे मेरा मेन पर्पस ही था आपको ग्रेविटी एनोमली के बारे में बता सकूं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी हाल फिलहाल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बैंगलोर के साइंटिस्ट ने बताया है कि परहैप्स ये जो ओसी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है वहाँ पे ओशन प्लेट बाउंड्री जो सबडक्ट हो रहा है मोल्टेन मैग्मा के कारण यहाँ पे क्रस्ट थिन हो जा रहा है, दैट इज लीडिंग टू हाइयर ग्रेविटेशनल फोर्स लीडिंग टू दिस ग्रेविटी होल इन इंडियन ओशन। तो ग्रेविटी एनोमली क्या होता है? डिफरेंस इन द ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम द एक्सपेक्टेड ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड वाई इट हैपन्स बिकॉज डिफरेंस इन द डेंसिटी एंड थिकनेस ऑफ अर्थ क्रस्ट एट डिफरेंट लोकेशंस। और इसी कारण से ग्रेविटी होल बन रहा है, अ प्लेस इन इंडियन ओशन वेयर सी लेवल सरफेस इज 300 फीट, आई एम सो सॉरी इट्स नॉट मीटर, 300 फीट डीपर, एंड इट इज attributed to gravitational anomaly phenomena. The next article is about credit card usage choice to customers, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. सो करंट न्यूज़ देखते हैं। आरबीआई ने एक ड्राफ्ट सर्कुलेशन रिलीज़ किया है बैंक्स के लिए, जिसमें उसने कहा है कि अब बैंक्स क्रेडिट कार्ड इशू करते वक्त अपने कस्टमर्स को ऑप्शन देंगे कि कस्टमर्स कौन सा क्रेडिट कार्ड नेटवर्क ऑप्ट करना चाहेंगे। वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये सब आप देखते होंगे क्रेडिट कार्ड के ऐसे कोने में लिखा रहता है नाम, वो नाम होता है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स का, अलग अलग हैं ये, मास्टर कार्ड, वीज़ा, अमेरिकन एक्सप्रेस, ETC। तो अब कस्टमर्स के पास ऑप्शन रहेगा, चॉइस रहेगा कि वो कौन सा क्रेडिट कार्ड नेटवर्क को चूज़ करें। ये रेगुलेशन हाल फिलहाल में आरबीआई ने रिलीज़ किया है फॉर बैंक्स। अब देखिए क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो इकोनॉमी है इट इज़ बूमिंग, यानी कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। लगभग 8.65 करोड़ क्रेडिट कार्ड्स अभी तक हमारे देश में इशू हो चुके हैं। आरबीआई का डेटा है 1 लाख करोड़ से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड पेमेंट होता है हर महीने। सो इट इंडिकेट्स कि हमारे देश का जो परचेजिंग पावर है ओवरऑल वो बढ़ रहा है। क्रेडिट कार्ड से अगर हम कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं मतलब ओवरऑल परचेजिंग पावर बढ़ रहा है। एंड देयर आर डिफरेंट क्रेडिट कार्ड मेजर नेटवर्क्स लाइक वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस एंड रुपे। तो मुद्दा ये है कि क्रेडिट कार्ड इकोनॉमी इज़ बूमिंग, और इसी कारण से आरबीआई ने फैसला किया है कि क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड रेगुलेशन लाएंगे बैंक्स के लिए। अभी तक बैंक्स क्या करते थे, कभी फॉर्मली या इनफॉर्मली किसी जो कार्ड सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क कंपनी है उससे टाई अप कर लेते थे। जैसे HDFC ने वीज़ा से कर रखा है, ICICI मास्टर कार्ड से कर लिया है। तो इनफॉर्मल टाई अप कर लेते हैं या कभी कभार फॉर्मल टाई अप कर लेते हैं, और कस्टमर्स के लिए एक लिमिटेड चॉइस देते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो क्रेडिट कार्ड इसी नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर का है और कोई ऑप्शन है ही नहीं। सो दैट लिमिट्स द चॉइस अवेलेबल फॉर द कस्टमर्स। तो अब हाल फिलहाल में आरबीआई ने इसको बदलने की कोशिश की है। तो 2 फैक्टर्स बिहाइंड द करेंट गाइडलाइंस रिलीज बाय आरबीआई। पहला फैक्टर तो है कि आरबीआई वांट्स टू गिव मोर ऑप्शन अवेलेबल टू द कस्टमर्स एज फार एज चूजिंग देयर कार्ड नेटवर्क इज कंसर्न। दूसरा है कि ये जो भी फॉरेन के कार्ड नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जैसे वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये लोग टाई अप कर लेते हैं बैंक्स के साथ। इस कारण से इंडिया का डेवलप किया हुआ रुपे क्रेडिट कार्ड नेटवर्क, इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, और आरबीआई चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा रुपे क्रेडिट कार्ड नेटवर्क का इस्तेमाल हो। तो ये 2 कारण हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस, वीज़ा, मास्टर कार्ड, ये बैंक के साथ टाई अप कर ले रहे हैं, रुपे का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। आरबीआई चाहती है कि रुपे का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो ताकि फॉरेन क्रेडिट कार्ड नेटवर्क्स पे हमारा डिपेंडेंस कम हो। तो रुपे क्रेडिट कार्ड या ओवरऑल रुपे कार्ड स्कीम्स के बारे में ज़रा समझते हैं। तो रुपे इज़ इंडियाज़ फर्स्ट डोमेस्टिक डेबिट एंड कार्ड पेमेंट नेटवर्क। द नेम रुपे हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम रूपी एंड पेमेंट, दोनों को मिला करके बनाया गया है रुपे। द कार्ड इज़ नाउ एक्सेप्टेड एट ऑल ATMs एंड द कार्ड कैन बी यूज्ड इन अदर कंट्रीज ऑल्सो लाइक सिंगापुर, भूटान, UAE, बहरीन, सऊदी अरबिया। तो ये सब फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जबकि रुपे इज डोमेस्टिक सर्विस प्रोवाइडर लॉन्च्ड बाय NPCI।
नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को आरबीआई ने लॉन्च किया था 2007 में विथ अ गोल ऑफ प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट इन आवर कंट्री। एनपीसीआई को ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट प्रमोट करने के लिए आरबीआई ने लॉन्च किया और एनपीसीआई ने फिर लाए रुपे कार्ड स्कीम। एनपीसीआई ही लेकर के आई यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आप जानते होंगे यूपीआई के बारे में, विच वॉज लॉन्च्ड बाय एनपीसीआई इन 2016। यूपीआई के मदद से आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में इंस्टेंट पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नॉर्मली पहले क्या होता था, एनईएफटी या आरटीजीएस जब आप करते हैं तो एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन यूपीआई में आप इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। स्कैन करेंगे, पेमेंट करेंगे। यूपीआई के मदद से ही चलता है गूगल पे, भीम, फ़ोन पे, ये सब जो पेमेंट जो ऐप्स हैं, दे वर्क ऑन द यूपीआई फीचर ओनली एंड दिस यूपीआई वाज डेवलप्ड बाय एनपीसीआई, जिसको बनाया है आरबीआई ने फॉर प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट इन आवर कंट्री। उसी एनपीसीआई जिसको आरबीआई ने बनाया है, उसी एनपीसीआई ने रुपे कार्ड स्कीम भी लॉन्च किया था। यूपीआई की अगर खासियत देखिए, हमें इन जनरल स्टूडेंट्स को लगता है कि यूपीआई विल वर्क ओनली ऑन स्मार्टफोन, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। यूपीआई कैन वर्क ऑन फीचर फोन एज वेल। यूपीआई वर्क्स इन ऑनलाइन मोड, इट कैन वर्क इन ऑफलाइन मोड एज वेल। और एक नया डेवलपमेंट हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू यूपीआई। इंडियाज यूपीआई हैज़ बीन लिंक्ड विथ सिंगापुर's पे नाउ सिस्टम। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्रेडिट कार्ड चॉइस टू कस्टमर्स, बैंक्स इनफॉर्मली मेक अग्रीमेंट विथ क्रेडिट कार्ड नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वीजा एंड मास्टर कार्ड एटीसी। इससे क्या समस्याएं हो रही हैं, क्या इशूज़ हो रहा है? इट इज़ लिमिटिंग द चॉइस ऑफ कस्टमर्स एंड इट इज़ लिमिटिंग द यूजेज ऑफ रुपे। रुपे क्या है जी? इंडिया बेस्ड कार्ड नेटवर्क सिस्टम है डेवलप्ड बाय एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एंड एनपीसीआई हैज़ बीन डेवलप्ड बाय आरबीआई टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट। एनपीसीआई ने ही लॉन्च किया था यूपीआई, विच इज़ एन इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र सिस्टम फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। इसी के बेसिस पे यूपीआई पे ही चलते हैं गूगल पे, भीम, दे वर्क ऑन यूपीआई। तो ये जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है, इसके बेसिस पे यूपीएससी ने बैक टू बैक प्रीलिम्स में सवाल पूछे। ये दोनों सवाल हैं। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about One Mahotsav Week and this topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view। तो देखिए, हर साल 1 से लेकर के 7 जुलाई तक हमारे देश में मनाया जाता है वन महोत्सव वीक। ये वन महोत्सव हमारे देश में 1950 से मनाया जा रहा है। एपीएससी ने कई सारे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स में ये सवाल पूछा है कि वन महोत्सव कौन से साल से मनाया जा रहा है। आंसर इज 1950। तो 1950 में उस टाइम के मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर कन्हैया लाल मानेकलाल मुंशी ने फैसला किया कि वन महोत्सव वीक मनाया जाएगा। पहले तो वन दिवस मनाना शुरू किया गया, लेकिन उसी साल उन्होंने फैसला किया कि ना, वन दिवस नहीं, वन महोत्सव वीक मनाया जाएगा। और 1950 से ही हमारे देश में वन महोत्सव वीक मनाया जा रहा है। इस साल का जो वन महोत्सव वीक है, दैट इज 74th वन महोत्सव वीक। The next article is about metro service in Guwahati. This topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view। देखिए, मेट्रो को लेकर के कि गुवाहाटी के अंदर मेट्रो आना चाहिए, इसको लेकर के 3-4 दिनों से आर्टिकल्स आ रहे हैं आसाम ट्रिब्यून में, और उसके पीछे कारण है डॉक्टर ई श्रीधरन साहब का, ये ई श्रीधरन साहब का इंटरव्यू जो उन्होंने आसाम ट्रिब्यून को दिया। तो आसाम ट्रिब्यून के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर किसी भी सिटी का मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि ओवरऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, तो मेट्रो ही एक सॉल्यूशन है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाई ओवर बनाना ये अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। ये हाल फिलहाल में ई श्रीधरन साहब ने कहा, हु इज़ कंसिडर्ड एज मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। ई श्रीधरन इज़ अ फेस बिहाइंड, ही इज़ अ सिविल इंजीनियर बाय प्रोफेशन एंड ही इज़ अ फेस बिहाइंड दिल्ली मेट्रो एंड कोंकण रेलवेज, which are 2 examples, successful examples, and that is why he is considered as metro man of India। इसके लिए इनको पद्म श्री और पद्म विभूषण भी मिला है। तो ई श्रीधरन साहब ने अपने एक इंटरव्यू में विद आसाम ट्रिब्यून कहा कि जो आसाम सरकार ज़्यादा फ्लाई ओवर बना रही है, आपको पता है गुवाहाटी में हर जगह लगभग फ्लाई ओवर ही बन रहा है, उसको लेकर के एक निगेटिव ओपिनियन एक्सप्रेस किया है ई श्रीधरन साहब ने कि ज़्यादा फ्लाई ओवर बनाना ये सॉल्यूशन नहीं है मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। रादर जितना ज़्यादा फ्लाई ओवर बनाएंगे उतना ज़्यादा आप डिफ़िकल्टी क्रिएट करेंगे फ्यूचर मेट्रो सर्विसेज के लिए। फ्यूचर में अगर आप मेट्रो लाना भी चाहेंगे, तब भी इतने सारे ओवर ब्रिजेज के कारण आपको मेट्रो लाने में दिक्कत होगी।
और इंटरेस्टिंग बात यह है, तो मतलब श्रीधरन साहब सपोर्ट करते हैं द आइडिया ऑफ मेट्रो इन गुवाहाटी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेट्रो का प्लान गुवाहाटी के लिए बहुत पहले ही डेवलप किया जा चुका था। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस राइट्स ने एक डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट किया था फॉर गुवाहाटी मेट्रो सर्विसेज इन 2016, और आसाम गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया था, और एक फैसला किया गया था कि गुवाहाटी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाया जाएगा जो गुवाहाटी मेट्रो प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेगी। लेकिन तब से लेकर के आज तक इस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया गया, रादर हम लोग फ्लाईओवर पे फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। तो भी गुवाहाटी मेट्रो का जो आइडिया है दैट हैज़ गॉन ऑन द बैक बर्नर। अच्छा, मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर के एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखिए, किसी भी स्टेट में अगर मेट्रो प्रोजेक्ट लाया जाता है, जैसे दिल्ली में लाया गया, अलग अलग जगहों पे, पुणे में लाया जा रहा है, तो मेट्रो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इंडियन रेलवेज़ कभी नहीं लाते। मेट्रो प्रोजेक्ट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो अगर असम के अंदर, गुवाहाटी के अंदर मेट्रो लाना है तो ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा असम सरकार का। उसमें असम सरकार या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर अपने यहाँ मेट्रो प्रोजेक्ट लाना चाहती है तो इट कैन वर्क इन कोऑर्डिनेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टुगेदर इम्प्लीमेंट मेट्रो प्रोजेक्ट्स। इसमें इंडियन रेलवे का कुछ भी लेना देना है नहीं। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से रिलेटेड, पहला स्टेटमेंट तो सही है, बट इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव, सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए। लानीना और अल नीनो से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, इसको रिवर्स कर दिया गया है। और सबसे ज़्यादा हमारे पास फॉरेन करेंसी एसेट है, फिर हमारे पास गोल्ड है, फिर रिवर्स ट्रांच एंड देन एचडीआर है, तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।